गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि बर्न में क्या फर्स्ट एड हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे कि पहले भी हमने फर्स्ट एड की क्लासेस ली है कि उस टॉपिक के बारे में पहले हम जानेंगे कि बर्न क्या होता है, क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है, और फिर फाइनली देखेंगे कि बर्न का फर्स्ट एड क्या है। तो क्वेश्चन भी इसी टाइप से आपके आ सकते हैं कि बर्न को डिफाइन करना, बर्न को क्लासीफाई करना और उसके फर्स्ट एड क्या होगा, ठीक है। बर्न को कैसे डिफाइन करेंगे? बर्न इज डिफाइंड एज ए स्किन इंजरी, ठीक है ना। जैसे आपका कट्स एंड वुंड होता है स्किन इंजरी, वैसे ही बर्न भी एक टाइप की स्किन इंजरी है विच इज कॉज्ड बाय हीट, ठीक है ना। जो हीट के कारण हो उसको हम बर्न कहेंगे, ठीक। बर्न के बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस इंजरी के। उन कारणों को हम पहले क्लासीफाई करेंगे। कौन कौन से कारण होते हैं बर्न के? वो होते हैं ड्राई हीट बर्न, स्केल्ड्स या वेट हीट बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न, केमिकल बर्न एंड रेडिएशन बर्न, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है बर्न के कॉजेज का ना, ठीक है ना। जैसे कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉज के बेस पे बर्न को क्लासीफाई करो, तो भी हम ये पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो ड्राई हीट बर्न कौन सी होगी? जिसके अंदर जो हीट है वो ड्राई हो, सिंपल है ना। तो ड्राई हीट बर्न इंक्लूड बर्न बाय फ्लेम्स, ठीक है ना। डायरेक्ट आग जल रही है, कैंडल है, कुछ उसके अगर टच हो जाता है तो वो ड्राई हीट का बर्न कहलाएगा। इसी प्रकार कॉन्टैक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट सच एज डोमेस्टिक अप्लायंसेज और सिगरेट्स, है ना। कोई भी डोमेस्टिक अप्लायंस है, बर्तन है, गर्म हो रहा है और उसके साइड में हमारा हाथ टच हो गया तो वो तवा है, उसके टच हो गया तो कौन सा होगा? ड्राई बर्न कहलाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा फ्रिक्शन भी ड्राई बर्न की कैटेगरी में आता है। फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे बहुत तेज़ी से एकदम से हाथ आपने घुमाया, रगड़ लगी, ज़मीन के टच होके गया, या रस्सी आपने पकड़ी हुई है, थोड़ी सी छोड़ी हुई है और वो तेज़ी से फिसल गई, तो जो रगड़ के कारण जो बर्न होगा वो भी ड्राई हीट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तो इन तरीक़ों से स्किन में बर्न हो सकता है जो ड्राई हीट के कारण होगा। इसी प्रकार वेट हीट बर्न होती है जिसको हम स्केल्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वेट हीट में कोई भी गर्म लिक्विड उसके कांटेक्ट में यदि आने से बर्न होगा तो ये वेट हीट बर्न होगा। वेट हीट बर्न इंक्लूड बर्न इंजरी बाय स्टीम, अगर स्टीम से जलता है तो भी, हॉट लिक्विड सच एज टी, कॉफ़ी, मिल्क, बॉइलिंग वाटर एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे स्केल्ड्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर गर्म पानी गिरा या बहुत तेज़ स्टीम है, एकदम उसके टच हो गया, ठीक है, गर्म कॉफ़ी पानी ले रहे हैं, उससे जल गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के टच में होने से जो बर्न होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक बर्न होगा। कोई भी डोमेस्टिक अप्लायंसेज है उसमें यदि कहीं वायर में कट लगा हुआ है, पुराना वायर है, उससे करंट आ सकता है, या जो कोई फॉल्ट के कारण डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट में भी, अप्लायंसेज में भी करंट आ सकता है। कई बार हाई वोल्टेज करंट भी देखा जाता है, जैसे ओवरहेड कोई केबल जा रही है उसके टच में कोई आ जाए, है ना। कई बार आपने देखा है कुछ ये न्यूज़ आई थी कि जो मांझा होता है कुछ उसके अंदर भी मेटल्स का यूज़ करते हैं, तो वो भी अगर इलेक्ट्रिक वायर के टच हो जाए तो हाई वोल्टेज करंट उसमें आ सकता है ना। या कोई गिले कपड़े जैसे ऊपर सुखा रहे हैं, वो अगर तार के टच हो गया, गलती से ऊपर से कोई तार गुजर रहा है, तो भी इस टाइप का करंट आ सकता है। और हाई वोल्टेज वाला जो इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं उनको हाई वोल्टेज करंट आ सकता है जब वो डायरेक्ट वायर यूज़ कर रहे हैं, तो ना। इसके अलावा एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक बर्न का, जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, जो आसमानी बिजली गिरती है, वो भी अगर बर्न करती है तो वो इलेक्ट्रिक बर्न की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट बर्न आता है हमारे पास केमिकल बर्न। कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल जो स्किन को जला देता हो उसके टच में आने से केमिकल बर्न होगा। इंडस्ट्रियल केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, कई बार उन केमिकल्स का जो फ्यूम है वो भी अंदर जाके इन अंदरूनी पार्ट्स को जला सकती है, वो भी केमिकल बर्न की कैटेगरी में आएगा। कोरोसिव गैसेस जो हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक एजेंट्स भी, कई बार पेंट है, पेंट स्ट्रिपर मतलब पेंट को रिमूव करने वाला एजेंट है, कास्टिक सोडा है, वीड किलर्स हैं, ब्लीच है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई हैं, ये भी स्किन को जला सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो बर्न होगा उसको हम कहेंगे केमिकल बर्न। और फाइनली आता है हमारे पास रेडिएशन बर्न। तो रेडिएशन बर्न
रेडिएशन के कारण होने वाला बर्न होगा। और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें तो काफ़ी चांस है, क्योंकि बहुत सारे रेडिएशन रेडियोएक्टिव एजेंट्स हम ट्रीटमेंट के दौरान काम में लेते हैं, जैसे एक्सरे हुआ या कोई और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ, तो उसके संपर्क में आने से भी जल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा अगर हो तो वो बर्न कर सकती है। इसके अलावा जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, सन लैंप होते हैं, उनसे भी रेडिएशन बर्न का खतरा बना रहता है। अब नेक्स्ट आता है बर्न इंजरी की सीवियरिटी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओके, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न डिपेंडिंग अपॉन या बेस्ड ऑन सीवियरिटी, ठीक है ना, कितना वो खतरनाक होगा, उसके बेस पे हम बर्न को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तरीके से। सीवियरिटी ऑफ बर्न इज असेस्ड अंडर 2 क्राइटेरियाज। ये 2TO नहीं है, एक्चुअली ये TWO है, ठीक है ना। तो 2 क्राइटेरियाज, 2 तरीके से हम बर्न की सीवियरिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 डेप्थ ऑफ बर्न, की गहराई कितनी है, एंड सेकंड एक्सटेंट ऑफ बर्न, एरिया कितना है, ठीक है ना। इसके बेस पे क्लासीफाई करते हैं 2 तरीके से। तो अगर हम क्लासिफिकेशन लिखे डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ, तो उसमें कितना होगा? एज पर डेप्थ ऑफ बर्न द बर्न इज क्लासिफाइड एज सुपरफिशियल बर्न एंड डीप बर्न, ठीक है ना। 2 टाइप के बर्न हो जाएंगे, एक सुपरफिशियल बर्न होगा और एक डीप बर्न होगा, ठीक है। सुपरफिशियल बर्न में क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ बर्न ओनली आउटर लेयर ऑफ स्किन दैट इज एपिडर्मिस इज बर्न, ठीक है ना। 2 लेयर है हमारे पास स्किन में, एपिडर्मिस और डर्मिस, है ना। तो एपिडर्मिस ही चलती है, डर्मिस सेफ रहती है, तो वो सुपरफिशियल बर्न कहलाएगा। दिस कंडीशन इज वेरी पेनफुल एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पेन होता है, और इसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिग्री बर्न सुपरफिशियल बर्न का ही एक दूसरा नाम है। ये जो बर्न होता है, ये जो साइन सिम्टम होंगे उसमें मेनली रेडनेस, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, ठीक है ना। पेन बहुत ज़्यादा, सूजा हुआ और रेडिश होगा फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर, ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़े दूसरे क्लासिफिकेशन में डीप बर्न, तो डीप बर्न होता है जिसके अंदर एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस और इवन उसके नीचे के टिश्यूज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ बर्न एपिडर्मिस एंड डर्मिस बोथ आर बर्न। दिस कंडीशन इज लेस पेनफुल एंड समटाइम पेनलेस, ठीक है ना। तो ये आपको बड़ा अजीब लगता होगा ना कि कम जला तो ज़्यादा दर्द, ज़्यादा जला तो कम दर्द, बट ऐसा होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ द नर्व एंडिंग्स, कि जो नर्व एंडिंग पेन का सेंसेशन ले जा रही हैं वही जल जाती हैं, तो जब वो ले ही नहीं जाएंगी तो फिर कैसे पेन होगा, है ना। तो जो डीप बर्न होते हैं वो नॉर्मली लेस पेनफुल होते हैं बजाय सुपरफिशियल बर्न, है ना। तो डीप बर्न को फिर आगे हम 2 सब डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? पार्शियल थिकनेस बर्न एंड फुल थिकनेस बर्न, ठीक है ना। तो टोटल यदि हम डेप्थ के बेस पे सीवियरिटी देखें तो 3 टाइप की हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक सुपरफिशियल, दूसरी पार्शियल थिकनेस और तीसरी फुल थिकनेस, है ना। ये पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस डीप बर्न के ही पार्ट होते हैं। तो पार्शियल थिकनेस में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ बर्न बोथ लेयर ऑफ स्किन आर बर्न्ड सच एज एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड डिग्री बर्न, और इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड डिग्री बर्न कहेंगे। एंड दिस इज लेस पेनफुल देन फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है ना। फर्स्ट डिग्री वाले से कम पेनफुल ये होता है। फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न क्या होगा कि दोनों लेयर तो जल ही जाती हैं, प्लस उसके नीचे के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी जल जाते हैं, ठीक है ना। सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके नीचे मसल्स हैं, कई बार मसल्स भी जल जाती हैं, और कई बार इवन और डीप जाके बोन को भी वो जला देती हैं। तो ये सारे के सारा जो है वो फुल थिकनेस बर्न कहलाएगा, ठीक है ना। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू से लेके अंदर जितनी भी गहराई तक बर्न जाएगा वो सारा का सारा इसी क्लासिफिकेशन में काउंट होगा, है ना। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्ड डिग्री बर्न, और इसको डिग्री के हिसाब से देखें तो थर्ड डिग्री बर्न हो जाएगा। दिस कंडीशन इज यूजुअली पेनलेस,
इसमें पेन नहीं होता है क्योंकि जो नर्व एंडिंग है वो पूरी तरह जल चुकी होती है। देखने में वो बहुत ही गहरा घाव लगता है, पूरा ब्लैकिश हो जाता है, बट पेन नहीं होता है ना। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आता है जो नॉर्मली एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट में कई बार आता है, रूल ऑफ 9, ठीक है ना। तो रूल ऑफ 9 क्या है? वो एक प्रकार का बर्न क्लासिफिकेशन है जो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ बर्न को शो करता है, ठीक है ना। तो अभी हमने बर्न को देखा ना कि किस टाइप से हम क्लासीफाई करेंगे, एक तो डेप्थनेस ऑफ बर्न और दूसरा एक्सटेंट ऑफ बर्न। तो जो हमारा बॉडी सरफेस एरिया है वो कितना जला, उसके बेस पे एक्सटेंट ऑफ बर्न को हम करते हैं और उसको हम नॉर्मली रूल ऑफ 9 से निकालते हैं, है ना। तो एक्सटेंट ऑफ बर्न इज डिटरमाइंड बाय द टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय बर्न इन द परसेंटेज। कि अगर पूरा बॉडी एरिया को हम 100% माने तो उसमें से कितना परसेंट जला, उसको हम टोटल बर्न सरफेस एरिया TBSA या एक्सटेंट ऑफ बर्न कहते हैं, है ना। एंड इट इज असेस्ड बाय रूल ऑफ 9, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है आपके कि रूल ऑफ 9 क्या है। रूल ऑफ 9 वो सिस्टम है जिससे हम एक्सटेंट ऑफ बर्न निकालते हैं या परसेंटेज ऑफ बर्न निकालते हैं कि कितना बॉडी सरफेस एरिया जला हुआ है। तो इस रूल के अनुसार पूरी बॉडी को 9 के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। कि एक एरिया 9, जैसे एंटायर लेफ्ट आर्म 9%, राइट आर्म 9%, है ना। आधा जला तो उसका आधा कर देंगे 4.5, उसका आधा जला तो और आधा कर देंगे 2.5, है ना। तो इस प्रकार हम उसको लिख लेंगे जहाँ जहाँ से जला हुआ है और उसके टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल बर्न सरफेस एरिया आ जाएगा ना। ये एडल्ट के हिसाब से और ये बच्चों के हिसाब से, है ना। तो इसको देखने से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि बच्चों में अगर हेड एंड नेक बर्न है तो वो ज़्यादा सीवियर माना जाएगा क्योंकि 18% काउंट होगा, जबकि एडल्ट में वो 9% ही काउंट होता है, ठीक है। इस पिक्चर से आप इसको क्लियर समझ सकते हैं कि जैसे हेड एंड नेक पूरा 9 होता है तो आगे से 4.5%, पीछे से 4.5%। इस प्रकार हम पहले निशान लगा लेते हैं। ये पेपर पे प्रिंट होता है, ठीक है ना। जो अगर आप लोगों ने बर्न वार्ड में कभी ड्यूटी की तो जो पेशेंट की फाइल होती है उस पे ये पिक्चर बनी होती है और उसको हम ऐसे डैश डैश कर देते हैं जितना उसका पार्ट जला होता है। तो फिर इस पिक्चर को देख के टोटल इसका बर्न सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, है ना। अच्छा, अब मेन आता है कि ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको फर्स्ट एड क्या करोगे। तो फर्स्ट एड के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है कि रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द सोर्स, कि जहाँ से वो जल रहा है वो सोर्स हटाना है। तो हो सकता है अभी कंटिन्यू वो उसको जल ही रहा हो, ठीक है। तो अगर आग आपको लगी हुई दिख रही है तो उसको बुझाना है, और अगर आग वहाँ कंटिन्यू लगी ही है उसको बुझाना पॉसिबल नहीं है तो विक्टिम को वहाँ से हटाना है, ठीक है। तो रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द सोर्स एंड पुट ऑफ बर्निंग फ्लेम बाय रैपिंग द बॉडी पार्ट इन थिक शीट। तो सबसे बेस्ट जो आग बुझाने का बॉडी पे लगी हुई है उसको क्या तरीका होता है कि उसको एक मोटे कपड़े में लपेट दो, ठीक है ना। तो मोटे कपड़े में लपेट देंगे तो आग बुझ जाएगी। अगर मोटा कपड़ा भी नहीं है तो उसको कहते हैं बॉडी को रोल करे, तो जल्दी जल्दी रोल करेगा तो भी जली हुई आग नॉर्मली बुझ जाती है। और अगर पानी अवेलेबल है तो पानी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। कई बार पास में पूल है तो उसको कहते हैं पूल में कूद जा, अगर तैरना आता है तो, नहीं आता तो पानी उसके ऊपर डाल के आग बुझा सकते हैं, नॉर्मल आग है तो, ठीक ना, जो कपड़ों पे लगी हुई है। अच्छा, अब एक बार यदि हमने आग बुझा दी तो फिर एक सेकेंड पार्ट आता है कि सिर्फ आग बुझाना ही कंप्लीट फर्स्ट एड नहीं होती है, फिर हमें उसके बॉडी पार्ट को कूल करना होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट कूलिंग द इंजरी एज सून एज पॉसिबल, फ्लड द बर्न विद प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जैसे जला हुआ है तो उसको कहते हैं कि कई देर पानी में रखो। अब कई देर पानी में रखते हैं तो आराम मिलता है, जैसे ही हटाते हैं फिर अंदर दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अंदर का पार्ट इतना गर्म है कि अभी भी अंदर के टिश्यू जल रही हैं। बाहर से आपने आग बुझा दी बट अंदर के टिश्यू उस गर्मी से जल रही हैं, तो उनको जलने से बचाने के लिए हमें कूलिंग करनी ज़रूरी होती है। तो जब तक उसको हटाने पर भी जलन कम ना हो तब तक पानी लगातार डालते रहें, है ना। अच्छा, उसके बाद आता है जब ये काम कर लेंगे तो हेल्प द कैजुअलिटी टू सिट एंड लाइन, सिट और लाइन डाउन, या तो उसको बिठा देंगे या लिटा भी सकते हैं जब तक, क्योंकि कॉल तो कर ही देना है पहले ही हेल्प के लिए एम्बुलेंस को 112 पे। तो
तो जब तक वो आए तब तक हम हमारा फर्स्ट एड करते रहेंगे। इफ पॉसिबल ट्राई टू प्रिवेंट बर्नड एरिया फ्रॉम कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड टू कीप द बर्न एज क्लीन एज पॉसिबल। ठीक है, जब तक आप ये फर्स्ट एड दे रहे हैं तब ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो उसको बिठाया या लिटाया तो ज़मीन के जो जला हुआ पार्ट है वो टच ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा होगा, मिट्टी वगैरह लग जाएगी, है ना। तो उस मिट्टी से उस एरिया को, पार्ट को दूर रखना है। डू नॉट टच और अदरवाइज इंटरफियर विद द बर्न। जो आपको जो जला हुआ पार्ट है उसको अननेसेसरी हाथों से टच नहीं करना है, ठीक है ना, उसको इंटरफेयर नहीं करना है। अगर इवन फपोले भी बने हुए हैं तो उसको फपोले को भी छेड़ना नहीं है, टच नहीं करना, क्योंकि वो अगर फट गया तो नीचे फिर इन्फेक्शन चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जल्दी से जो भी कॉन्स्ट्रिक्टिंग चीज़ें हैं जैसे बैंगल्स या रिंग्स, वॉचेस, उनको रिमूव करेंगे। ठीक है ना, ये तुरंत ही शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो बॉडी पार्ट स्वेल होगा, ठीक है ना, और स्वेल होगा तो वो जो रिंग है या घड़ी है तो वो बहुत ही टाइट हो जाएंगी और नुकसान पहुंचाएगी टिश्यूज़ को। तो उन चीज़ों को हमें जल्दी से जल्दी रिमूव करना है, वॉचेज, बेल्ट, शूज़ जो भी है ना। और इसके अलावा अगर कोई स्मोल्डरिंग क्लोथिंग है, अभी भी थोड़ा सा गर्म है, धुआं सा निकल रहा है, तो उसको हटाने का प्रयास करें, ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे ताकि वो आगे जलाए नहीं। उसके बाद आता है कि डू नॉट रिमूव द क्लोथ विच इज स्टक टू द बर्न्ड बॉडी पार्ट। अब हम जैसे हमने अभी बताया कि कपड़े उनको रिमूव करेंगे, बट यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि वो चिपका हुआ है उस बर्न पार्ट के तो उसको रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर सीजर अवेलेबल है तो उससे साइड का काट के वो हटा देंगे, बट जो चिपका हुआ है उसको कभी भी रिमूव करने का प्रयास नहीं करना है फर्स्ट एड के। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये काम कर दिया आपने, फिर रीअश्योर द कैजुअलिटी एंड ट्रीट हिम फॉर द शॉक। ठीक है ना, शॉक में जा सकता है क्योंकि जब बर्न होता है तो बॉडी का वाटर लॉस होता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है, तो उसको शॉक से बचाना है, लगातार मॉनिटर करना है, पल्स रेट वगैरह उसको चेक करनी है, रेस्पिरेशन उसको कैसा आ रहा है वो देखना है, और लगातार उसको सुपरवाइज या ऑब्जर्व करते रहना है जब तक कि हेल्प नहीं आ जाती या एम्बुलेंस नहीं आ जाती। ठीक है, कवर द एरिया विद स्टेराइल और क्लीन क्लोथिंग एंड ट्रांसफर द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जैसे ही एम्बुलेंस आए उसको शिफ्ट करना है जितनी जल्दी पॉसिबल। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उस दौरान मेन हमारा आग को बुझा दिया, कपड़े रिमूव कर दिया, उसके बाद अकेला नहीं छोड़ना उसको। ठीक है ना, अकेला क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि वो शॉक में चला जाएगा, है ना। शॉक में चला जाएगा तो फिर एक सीवियर कंडीशन है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, है ना। शॉक के बारे में हम स्टडी करेंगे आगे, तो उसको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करेंगे। अगर एम्बुलेंस नहीं आती है, आपके पास कोई व्हीकल है तो आप भी उसको ले जा सकते हो। अच्छा, अगर मान लो उसके ब्लिस्टर बन गए हैं, ठीक है ना, तो ब्लिस्टर को कभी भी फोड़ने का प्रयास नहीं करना है। कई सोचते हैं इतना ये ब्लिस्टर बना हुआ है इसको चिपका देते हैं ताकि इसको शिफ्ट करना आसान हो, ऐसा नहीं है ना। ब्लिस्टर एक प्रकार का स्टेराइल कवरिंग का काम करता है, जब तक वो ब्लिस्टर रहेगा अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ब्लिस्टर को हम फोड़ेंगे नहीं। मेक श्योर, अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल बर्न के लिए, ठीक है ना, जो फ्लेम से बर्न हुआ है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक बर्न है तो क्या करेंगे, अब उसमें ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो, वहाँ हमने पानी डाला था, यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे, है ना। मेक श्योर दैट कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक सोर्स इज ब्रोकन। और कोई भी फर्स्ट एड देने से पहले ये ध्यान देना है कि उसका इलेक्ट्रिक सोर्स से संपर्क कट गया है, नहीं तो उसका करंट आपको भी आ सकता है। ठीक है ना, या तो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी बंद है और या उसको किसी लकड़ी वगैरह से हटा लिया गया है, उसके बाद आप कैजुअलिटी को टच कर सकते हैं। अब अगेन वही, उसको अलग करने के बाद कूल डाउन द इंजरी विद कोल्ड वाटर एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इफ बोथ आर प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट और अंटिल पेन इज रीच। ठीक है ना, अब पानी का यूज़ अब करना है कि जब उसको हटा देंगे ना, तो जो आग इलेक्ट्रिक बर्न होता है उसमें दो जगह से जलता है, जहाँ पर शुरू में टच हुआ था वहाँ पर, और जहाँ पर वो बॉडी का पार्ट कोई ज़मीन के टच है वहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी आपकी बॉडी में रुकती नहीं है,
जहाँ से वो एंटर करती है फिर घूम घाम के पूरी बॉडी में, और जो ज़मीन के अर्थ के टच हुआ है वहाँ से वो निकल जाती है। तो दोनों जगह बर्निंग के निशान नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कोई दूसरा पार्ट ज़मीन के टच है ही नहीं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक बर्न होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है। करंट तभी लगता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। तो दो आपको वो निशान मिल सकते हैं। ये हम बात करें सीवियर बर्न की, हल्का सा करंट लगा छोड़ दिया उसमें इतना नहीं होता है, बट कई देर तक अगर वो उसके टच में रहता है तो सीवियर बर्न इसमें इलेक्ट्रिसिटी से हो जाता है। तो उन दोनों जगहों को आपको कूल करना है, ठीक है ना, लगातार पानी चलाते रहना है। और प्लस वो अगर सीवियर बर्न है तो एम्बुलेंस को तो कॉल हमेशा कर ही देना है, ठीक है ना। तब तक ये फर्स्ट एड हम करते रहेंगे। यहाँ भी हम जब तक एम्बुलेंस आ रही है रीएश्योर द कैजुअलिटी एंड ट्रीट हिम फॉर द शॉक। अगर शॉक में जा रहा है तो शॉक के लिए मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द ब्रीदिंग, पल्स एंड लेवल ऑफ रेस्पॉन्स वाइल वेटिंग फॉर द हेल्प टू अराइव। तो शॉक के अंदर आपको जस्ट ये उसको ऑब्जर्व ही करना है और पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट उसके देखते रहने हैं। उसके बाद जो वो आपका एग्जिट और एंट्री पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम स्टेराइल कवर से कवर करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन एंटर कर सकता है, ठीक है। तो उसको कवर करेंगे और पेशेंट को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल रेफर कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है केमिकल बर्न है, तो क्या करेंगे। अब केमिकल बर्न क्या है होगा, तो आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। कैसे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे कि आपको बढ़िया प्रोटेक्टिव ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ेंगे, गॉगल्स भी पहननी पड़ सकती है, क्योंकि जब आप उसमें पानी डालेंगे तो उसके छींटे स्प्लैश होके उस केमिकल के साथ आपको भी बर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वियर प्रोटेक्टिव ग्लव्स टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द केमिकल। इसके अलावा रिमूव केमिकल बाय फ्लशिंग द इंजर्ड पार्ट विद कोल्ड रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो पूरा फ्लश नहीं हो जाता तब तक पानी चाहिए। तो लगातार उसको रनिंग वाटर में उस पर डालते रहेंगे ताकि सारा केमिकल निकल जाए। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अपने आप को स्प्लैश से बचाना है, और जिस तरफ वो पानी आपने डाला और वो बह के जा रहा है उस तरफ कोई उसके कांटेक्ट में ना आ जाए, क्योंकि वो केमिकल जा रहा है, वो जहाँ जाएगा वहाँ भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो कोई जानवर है, कोई पेट है, वो भी उसके रनिंग वाटर के कांटेक्ट में ना आए, इसका आपको ध्यान। जेंटली रिमूव एनी कंटामिनेटेड क्लोथिंग वाइल फ्लडिंग द इंजरी, ठीक है। अब क्या करना है कि जब आप उसको केमिकल को रिमूव कर रहे हैं उसी दौरान उसके जो क्लोथिंग है उसको रिमूव कर दें, क्योंकि क्लोथिंग के अंदर बहुत सारा वो केमिकल होगा, उसको फ्लश करने में टाइम लगेगा। तो पहले अगर आप वो क्लोथ रिमूव कर देंगे तो फ्लशिंग ईजीली हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस कपड़े को रिमूव करना है। रीएश्योर द कैजुअलिटी एंड ट्रीट हिम फॉर द शॉक इफ नेसेसरी। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द ब्रीदिंग, पल्स एंड लेवल ऑफ रेस्पॉन्स। ये बाकी सारा तो सेम ही है ना, इतना हम करके बाकी उसको शॉक के लिए मॉनिटर करेंगे। कब तक, जब तक कि कोई इमरजेंसी हेल्प आ नहीं जाती है। और जब इमरजेंसी हेल्प आ जाती है तो उनको ये बताना है कि कौन सा केमिकल इससे ये बर्न हुआ है। अगर उसका कोई डिब्बा वगैरह है तो उसको वो दिखा सकते हैं, साथ में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलग अलग टाइप के बर्न्स के बारे में स्टडी। तो इसमें शॉर्ट नोट कई बार अलग अलग टाइप के बर्न के बारे में भी आ सकता है, बर्न का क्लासिफिकेशन आ सकता है और डेफिनेशन इसकी आ सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। वैसे टाइम से आया करो, ऐसे कैसे